ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारी फिटर थ्योरी की आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए जो क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्ट 1 हमने इसकी पिछले वाले वीडियो में किया था, जिसमें हम लोग एक पार्ट में लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप अपने यूट्यूब वाले सेक्शन में चले जाइए। यूट्यूब में सबसे आसान तरीका होता है, वहां पे देखेंगे आप होम वीडियोज शॉर्ट्स लाइव, उसके बगल में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है। प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको कई सारी प्लेलिस्ट फिटर थ्योरी की, वर्कशॉप कैलकुलेशन की, ड्राइंग की, सब अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई। आप फिटर थ्योरी सेकंड ईयर वाले पे क्लिक कर लेना, आपको सारी वीडियो इकट्ठे वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो पार्ट 1 आपको वहां पे मिल जाएगा, प्लस पार्ट 2 भी उसके आगे वहां पे ऐड हो जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक किया कीजिए जब भी वीडियो देखना हो। प्लस पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो उसके लिए आप पार्ट 1 वाली वीडियो एक बार स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ना, स्टार्टिंग का जो 2-3 मिनट है उसको बिना स्किप किए हुए देख लेना। मैंने एक एक स्टेप बताया हुआ कि कैसे आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आज भी यहाँ मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, बता दूंगा जल्दबाजी में कि भाई जैसे गूगल में आपको मोबाइल में अपने गूगल ओपन करना है, गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे पहला आपको वेबसाइट मिल जाएगा global.it.org के नाम किया, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टाइप कुछ इस टाइप से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे जो सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, होम हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स, नॉर्मल आपके फोन में दिखाई नहीं देगा। वो कैसे दिखाई देगा, तो उसके लिए राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 डॉट बना होता है, आपको अपने फोन में यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ आईटीआई कोर्स वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी दिख रहा है ना, इस पे आप क्लिक कर लेना। नीचे एम्प्लॉयबिलिटी, इसकी वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह के भी पीडीएफ है। उन सेक्शन पे क्लिक करके उन सब्जेक्ट का भी पीडीएफ आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करना है, 2 ऑप्शन है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर वाले पे क्लिक कर लेना, कुछ इस टाइप से आपके सामने टैब होगा, नीचे स्लाइड करते हुए जाइए। यहाँ पे देखिए ओल्ड पेपर, जो आपके प्रीवियस ईयर में सीबीटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए उनको भी अपलोड किया गया है। प्लस यहाँ पे समय समय पर टेस्ट वगैरह भी अपडेट किए जाते हैं। नई पीडीएफ जो भी मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा वो सारी धीरे धीरे यहाँ पे अपडेट होती जाएगी। ठीक है, तो इनको आप जरूर चेक करना। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ज्यादा समय ना खराब करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत हार्डेंड स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका ट्रीटमेंट में से आया हुआ है। ध्यान देना क्या कह रहा है कि 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर हार्डेंड स्टील, मतलब ऐसी स्टील जिसको हार्ड किया गया था, हम उसको दोबारा से 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर गर्म करके फिर ठंडा करते हैं, तो यह कौन सा प्रक्रिया कहलाता है उष्मा उपचार का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग। क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर टेम्परिंग क्यों करने की जरूरत पड़ी, तो दरअसल जब भी आप पढ़ते होंगे किसी भी टूल के बारे में तो हमेशा देखेंगे ना, बताया जाएगा कि यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसे हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। यह इस टूल का बना होता है, जो भी कटिंग टूल है, इस टाइप के जो भी टूल होते हैं हमारे, जनरली हम लोग कहते हैं ना कि हाई स्पीड स्टील का बना होता है, इसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। जब भी देखेंगे तो हार्ड और टेम्पर दोनों वर्ड एक साथ आते हैं, हार्ड एंड टेम्पर। तो जब भी हार्ड की बात आएगी तो उसके साथ टेम्पर जुड़ेगा। तो देखिए यहां पे लिया था ना, कठोरीकृत स्टील को, मतलब हार्ड स्टील को पुनः गर्म करके फिर हम ठंडा कर रहे हैं। तो हार्ड स्टील को गर्म करके ठंडा करेंगे किस लिए, टेम्परिंग करने के लिए। क्यों जरूरत पड़ती है, देखिए हार्ड स्टील कब होगी, कोई भी स्टील आपकी हार्ड कब होगी। ठीक है, तो हार्ड कोई चीज कब होगा, कोई भी स्टील या फिर कोई भी आपका मेटल है, हार्ड तब होगा जब उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, इस बात को समझिए कि किसी भी अगर स्टील में, किसी भी मेटल में कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा उसकी हार्डनेस उतनी अधिक। तब तो दिमाग में ये भी आएगा क्यों ना हम बहुत सारा कार्बन डाल करके स्टील को या फिर जो भी हमारा मेटल उसको बहुत ज्यादा हार्ड कर ले। नहीं, किसी भी चीज आप जानते हैं, कोई भी चीज है तो अच्छाई के साथ साथ उसमें बुराई भी होती है। कोई भी चीज 100% अच्छी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर आप किसी भी चीज में कार्बन की मात्रा ज्यादा करेंगे, तो जब कार्बन की मात्रा बढ़ने लगती है ना, 2% से ज्यादा होने पर कार्बन की मात्रा जैसे जैसे ज्यादा होगी तो हार्ड तो होगा, लेकिन उसके साथ उसके अंदर फिर ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। कार्बन की मात्रा जब ज्यादा होगी तो वही 2 से 4% पे हमारा क्या कास्ट आयरन बन जाता है, तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। इसलिए हम ज्यादा कार्बन भी नहीं मिला सकते, नहीं तो कार्बन की मात्रा ज्यादा करेंगे तो ब्रिटलनेस का गुण आ जाएगा। तो कठोर तो होगा, लेकिन दिक्कत ये होगा कि जब हम उसको यूज करना चाहेंगे तो उस पर जो इंपैक्ट, मतलब अचानक से लोड लगेगा, झटका लगेगा तो टूट जाएगा। जैसे छेनी को बहुत ज्यादा हार्ड कर लीजिए तो पता चला कठोर होगी, वो जल्दी घिसेगी नहीं। लेकिन जब आप हैमर से चोट लगाओगे कि वह कटाई कर सके, तो ज्यादा हार्डनेस होने की वजह से ज्यादा कार्बन आ गया तो उसमें साथ में ब्रिटलनेस का गुण आ जाएगा। तो हैमर से चोट लगेगा जब अचानक से, तो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा। तो ऐसे हार्डनेस किस काम की, तो हमें यही ध्यान रखना होता है कि हार्डनेस होगी तो फिर कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तो कार्बन की मात्रा ज्यादा ना होने, तो उसमें अतिरिक्त एक गुण आ जाएगा भंगुरता का। ठीक है, तो वही यहाँ कह रहा था कि हार्ड एंड स्टील को, जब हम स्टील को हार्ड करते हैं ना, हार्ड करते समय क्या किया जाता है, स्टील को
गर्म करते हैं, उसकी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक लगभग ऊपर गर्म किया जाता है, फिर से तेजी से ठंडा करते हैं। जब तेजी से ठंडा करते हैं तो वह स्टील हार्ड हो जाती है। स्टील तो हार्ड हो गई, ये अच्छी बात है, लेकिन जब स्टील हार्ड होती है तो उसमें एक और दिक्कत आ जाती है, उसमें अतिरिक्त भंगुरता आ जाता है। क्या आ जाता है? अतिरिक्त भंगुरता का गुण आ जाता है। मतलब स्टील तो हार्ड हो गई, लेकिन हमें उसे यूज करने में दिक्कत आएगी। अगर उस पर झटका लगेगा या अचानक से चोट लगेगा तो वह टूट जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। तो इस अतिरिक्त भंगुरता को अब समाप्त कैसे किया जाए जिससे कि हार्ड किए हुए स्टील को हम यूज कर सके? तो इस अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परिंग करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परिंग करते हैं। तो टेम्परिंग जब दोबारा की जाती है तो उसे हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस से लगभग कम ही तापमान, उससे ज्यादा तापमान नहीं रहेगा, उससे कम ही तापमान पर उसे गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाता है। तो उसमें जो अतिरिक्त भंगुरता उत्पन्न हुई होती है वह खत्म हो जाती है, फिर उस हार्ड किए हुए स्टील को यूज कर पाते हैं। तो ये था हार्ड और टेम्पर की कहानी। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग, आप लोग जानते ही है कि जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सारे ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर देख लिया आगे बढ़ गए। ठीक है, तो बाकी भी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे जिससे कि अगर एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन वगैरह बदले, ऐसी कोई दिक्कतें आए तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, आप बिल्कुल आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाओ। जैसे कि एनिलिंग है। एनिलिंग क्या होता है, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, एनिलिंग की बात कर रहा था। देखिए एनिलिंग में क्या होता है कि जो हमारा मेटल होता है ना, उसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस लगभग, 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस लगभग ऊपर तक गर्म करते हैं। ठीक है, और फिर उसे हम लोग धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। धीरे धीरे ठंडा कैसे होगा? उसे भट्ठी में ही छोड़ दो, भट्ठी में ही छोड़ दो, या फिर राख में दबा दीजिए। भट्टी में जो राख होती है ना, उसमें दबा देते हैं। राख में दबा देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो मेटल धीरे धीरे ठंडा होता है। जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो एनिलिंग होगा उसका। ठीक है, और एनिलिंग से क्या फायदा होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा तो मेटल हमारा कैसा होगा? मेटल सॉफ्ट बनेगा। सॉफ्ट बनेगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहिए, ठीक है, सॉफ्ट बनेगा, या दूसरे शब्दों में कहिए हार्डनेस कम होगा। हार्डनेस दूर होता है, कठोरता दूर होता है, या फिर हार्डनेस दूर होता है। ठीक है, या फिर तीसरे शब्दों में कह लीजिए, देखिए भाई एनिलिंग करेंगे तो क्योंकि हम गर्म करके धीरे धीरे ठंडा होने दे रहे हैं ना, जैसे आपने देखा होगा भट्टी या राख में दबाएंगे तब धीरे धीरे ठंडा होगा। जैसे आप देखते होंगे बाटी चोखा वगैरह आप लोगों के घर वगैरह पे लगता होगा, तो हम जो बाटी होती है तो उसे तुरंत निकाल करके नहीं खाते। क्या करते हैं? उसको राख में ही रहने देते हैं, इसलिए ताकि वो तुरंत, पता चला आप सारा बाहर निकाल दिए, फिर जब तक आप खाने की तैयारी करो वो ठंडी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको राख में रहने देते हैं जिससे कि वो गर्म बना रहे, धीरे धीरे ठंडा हो। उसके बाद एक एक लोग जिनको भी खाना होता है थोड़ा थोड़ा निकाला जाता, लोग धीरे धीरे खाते रहते हैं। तो इससे आपकी बाटी भी गर्म रहती है, जल्दी ठंडा नहीं होता और आप खा भी लेते हो। तो सेम वही कहानी यहाँ पर भी है कि धीरे धीरे ठंडा होना है तो इसका मतलब उसे भट्टी में छोड़ देंगे या राख में दबा देंगे जिससे कि आपका मेटल धीरे धीरे ठंडा हो। तो उससे आपकी स्टील सॉफ्ट बनेगी, हार्डनेस कम होगा, मतलब सॉरी हार्डनेस दूर होगा, इसका सॉफ्ट बनेगी तो हार्डनेस दूर हो जाएगा, प्लस इसकी मशीनिंग एबिलिटी बढ़ेगी, मशीनन योग्यता बढ़ेगी। मशीनन योग्यता मतलब ऐसा मेटल जिसे आसानी से काटा और घिसा जा सके। तो अगर वह सॉफ्ट हो जाएगा तो उसे आसानी से काटा और घिस सकते हैं। सब एक दूसरे से रिलेटेड रखने वाली चीज नहीं है। मेटल सॉफ्ट बन गया, सॉफ्ट बन गया मतलब उसको आप आसानी से काटा और घिस पाएंगे। जिस मेटल को आसानी से काटा और घिसा जा सके उसमें बोला जाता है कि उस मेटल में मशीनन योग्यता है, मशीनेबिलिटी का गुण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे आती है? एनिलिंग से आती है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन भी दूर होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन भी दूर किया जाता है किसी मेटल का। ये सारे गुण किसमें है? एनिलिंग में है। देखिए इनको नोट जरूर कीजिएगा, प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है कि एनिलिंग से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट पे आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, अभी आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, इनको जरूर कॉपी पे एक जगह आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज मैं एक ही पॉइंट में सारी चीजें बता दूंगा आपको, एनिलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, फिर आगे इनसे अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर सॉल्व कर लोगे। लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तो इस पॉइंट को अपनी कॉपी पे आप लिख के जरूर नोट करना और आपको याद होना चाहिए। चलिए हार्डनिंग में क्या होगा? ये तो आपका एनिलिंग का हो गया, किसका हो गया? यह हमारा एनिलिंग का हो गया। हार्डनिंग का इधर लिख लेते हैं। ठीक है, हार्डनिंग में क्या होता है? इसमें हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक गर्म करते हैं। ठीक है, इससे इसमें लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, एलसीटी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, यूसीटी मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी भी मेटल के लिए, कोई भी स्टील है आपका, किसी भी स्टील के लिए जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वह हमेशा एक समान होता है। कितना होता है? 723 डिग्री सेल्सियस। ये चीज ध्यान रखिएगा, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सभी स्टील के लिए बराबर होता है। कोई भी स्टील होगी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सबका 723 डिग्री सेल्सियस होगा। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन की परसेंटेज की मात्रा के हिसाब से चेंज होता रहता है।
ठीक है, लेकिन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सबका समान रहेगा, 723 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हार्डनिंग में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करते हैं और उसके बाद फिर तेजी से ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? तेजी से ठंडा। जब तेजी से ठंडा करेंगे तो मार्टेनसाइट में बदल जाता है, जो एक हार्ड मटेरियल होता है, तो वह उसमें हार्डनेस का गुण आ जाता है। ठीक है, किसी भी स्टील को 30 से 50 डिग्री सेल्सियस उसके ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म कीजिए, फिर तेजी से ठंडा कर देंगे तो उसमें हार्डनेस का गुण आ जाएगा। जब हार्डनेस का गुण आ जाएगा तो इससे क्या फायदा होगा, तो इसके प्रॉपर्टीज आपको जरूर पता होना चाहिए। तो भाई हार्डनिंग से क्या हुआ, हार्डनेस का गुण आएगा, मतलब काटने की क्षमता जोड़ेगा। काटने की क्षमता मतलब जब वो हार्ड हो जाएगी तो दूसरे स्टील को काट देगी। भाई कोई मेटल अगर आपका एक हार्ड है तो दूसरा वाला उससे सॉफ्ट रहेगा, तो हार्ड वाला सॉफ्ट वाले को काट देगा ना। तो वही चीज है कि हार्डनिंग आ जाएगा तो काटने की क्षमता जोड़ेगी, मतलब दूसरे मटेरियल को आसानी से काट देगा। या फिर दूसरे शब्दों में एक चीज और कह सकते हैं आप कि एक तो काटने की क्षमता जुड़ गया, दूसरा हार्ड हो गया तो वह जल्दी घिसेगा नहीं, मतलब घिसाव प्रतिरोधी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घिसा हुआ स्टील घिसाव प्रतिरोधी हो जाएगी, वह जल्दी घिसेगी नहीं, जल्दी घिसेगी नहीं, मतलब वियर रेजिस्टेंस। क्या होता है? वियर रेजिस्टेंस, घिसाव प्रतिरोधी। ठीक, चलिए लास्ट देख लेते हैं नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग कैसे होता है, तो यह आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया जाता है। 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस हम लोग ऊपर गर्म करते हैं। ठीक है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से। इसमें फायदा क्या होगा, तो कि नॉर्मलाइजिंग मतलब मेटल को नॉर्मल करने के लिए, मतलब अगर मेटल में कोई अंदर दोष है तो उसको नॉर्मल कर देगा, दूर कर देगा, मतलब आंतरिक दोष को दूर करने के लिए, आंतरिक दोष को दूर करना होगा तब नॉर्मलाइजिंग किया जाएगा। ये सब चीजें पॉइंट जरूर आपको नोट करना है और याद भी ना चाहिए। आंतरिक दोष दूर करेगा और क्या करेगा, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना या फिर और ग्रेन को रिफाइन करेगा, और ग्रेन के आकार को, ग्रेन के आकार को रिफाइन करेगा, परिष्कृत करेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रहे। और तीसरा यह भी कभी कभी उसमें निहित स्ट्रेस को दूर करता है। स्टील में निहित उत्पन्न जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस है हमारा, उसको भी दूर करता है। तो एक चीज ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन में होता है, पूछता है आपके एग्जाम में कि किसी भी मेटल में निहित स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करने के लिए या स्ट्रेस को दूर करने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है। तो आप ध्यान रखना कि अगर एनिलिंग ऑप्शन में है और नॉर्मलाइजिंग, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग भी स्ट्रेस को दूर करता है, तो अगर एनिलिंग ऑप्शन में है तो आप एनिलिंग को सही करोगे, नॉर्मलाइजिंग को नहीं। नॉर्मलाइजिंग तभी सही किया जाएगा जब ऑप्शन में एनिलिंग अवेलेबल नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा। अगर ऑप्शन में एनिलिंग नहीं है और क्वेश्चन में पूछ रखा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन को कैसे दूर किया जाएगा, तब उस केस में हम लोग किसको सही करेंगे, नॉर्मलाइजिंग को सही करेंगे। लेकिन अगर एनिलिंग उपलब्ध है तो मेन एनिलिंग को ही माना जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ टाइम लगा होगा क्योंकि मैंने सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। सबको नोट कर लेना और ये सारे पॉइंट आपको इनका प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। अगर इतना याद रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन आगे जो भी आने वाले हैं बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। देखना आगे सभी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जैसे कि पहले पूछ रहा है स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, भाई क्यों कर रहे थे हम लोग, जिससे कि उसमें जो हमारा क्या हो गया था, कठोरता उत्पन्न हुई थी। भाई मेरे हमने स्टील को हार्ड किया तो उसमें कठोरता उत्पन्न हुई थी, तो कठोरता की वजह से अतिरिक्त भंगुरता आ गई थी, तो उसी चीज को दूर करने के लिए हमने टेम्परिंग किया। मतलब टेम्परिंग ने क्या किया, जो हमारा स्टील था उसमें जो कठोरता थी उसको रेगुलेट कर दिया, उसको चेंज कर दिया, जिससे कि उसकी अतिरिक्त भंगुरता समाप्त हो गई और फिर हम उस स्टील को यूज कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए एक तो होता है कि आपको सीधे आंसर पता हो, आंसर नहीं पता हो तो अगर आपको डिटेल में जानकारी है तो सारे ऑप्शन को पढ़ करके भी आप समझ जाओगे कि मुझे कौन सा आंसर सही करना। 3 ऑप्शन आप पकड़ लोगे तो अपने आप चौथा वो सही हो जाएगा। जैसे पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, काटने की क्षमता जोड़ना। किसी भी स्टील में काटने की क्षमता कब जुड़ेगी, एक स्टील दूसरे स्टील को तभी काटेगा जब वह स्टील दूसरे वाले स्टील से कठोर होगा, हार्ड होगा। इसका मतलब जब हार्डनेस, हार्डनिंग, ठीक है, अगर हम लोग हार्डनिंग करते हैं किसी भी स्टील का, मतलब उसको कठोर बनाते हैं, तब वो दूसरे वाले स्टील को काट देगा। मतलब काटने की क्षमता जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, हार्डनिंग किया जाएगा, ना कि टेम्परिंग। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, अभी हमने बात किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनिलिंग करेंगे। क्या करेंगे, एनिलिंग किया जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए या रिफाइन करने के लिए, अभी हमने बात किया कि ग्रेन
संरचना को परिष्कृत करना हो, आंतरिक संरचना को रिफाइन करना हो, या आंतरिक दोष को दूर करना हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। मतलब कोई भी दोष दूर करना होगा, दोष दूर करने का मतलब क्या है, नॉर्मल करना। समझ रहे हैं, इससे याद रहेगा आपको। आंतरिक संरचना को परिष्कृत करना हो, अंदर के संरचना को, या आपके अंदर के दोष को खत्म करना। अंदर का जब दोष खत्म हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। मतलब अंदर का दोष खत्म करना हो या संरचना को परिष्कृत करना हो तो हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। अगला करें कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता होता तो अगर आप डिटेल में जानते हैं, जैसा कि मैंने पीछे अभी आपको बताया था, उसको नोट करके याद कर लीजिएगा। तो जानते रहेंगे तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि काटने की क्षमता जुड़ेगा हार्डनिंग से, स्ट्रेस स्ट्रेन दूर होगा एनिलिंग से, ग्रेन संरचना को परिष्कृत करेंगे नॉर्मलाइजिंग से, तो अपने आप चौथा ऑप्शन सही हो गया। तो इसीलिए आप डिटेल में पढ़े रहेंगे तो आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो कई बार आप ऑप्शन बेसिस पे आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टेम्परिंग क्या करता है, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करता है, जिससे कि उसमें अतिरिक्त जो भंगुरता आई रहती है वह समाप्त हो जाती है। ठीक है, टफनेस का गुण आता है जिससे कि वो शॉक रेजिस्टेंस को सहन कर पाता है, झटकों को सहन कर पाता है। किसकी वजह से, टेम्परिंग की वजह से। तो ये चीज हमारी हो जाएगी 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर गर्म करके ठंडा करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बाकी अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे जो चीजें मैं यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ ना, इस चीजें मैंने अपने ऐप पर भी बिल्कुल डिटेल में चैप्टर वाइज हेडिंग वाइज पढ़ा रखा है। तो अगर आप एक बेहतरीन और एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से ग्लोबल ITI का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर के नाम से अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, और वहां पे जो आपकी वीडियो है ना, मैंने वहां पे करवा रखा है बिल्कुल, और सारी चैप्टर वाइज है और रीडिंग वाइज है। ठीक है, आप वहां पे अभी आपके पास काफी समय है तो आप वहां पे एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपके सिर्फ ITI में काम नहीं आएगा। ITI पास होने के बाद कभी आप आके वैकेंसी वगैरह, गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो वहां भी आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं यहीं से आप पढ़िए। ठीक है, आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं, बुक वगैरह खरीद के पढ़ाई कीजिए, अपने कॉलेज में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप पढ़ाई जरूर कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मैं क्वेश्चन रट लिया, पास हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। आगे आपको नौकरी भी तो करनी है, जॉब भी तो लेनी है, तो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। चलिए, स्टील में एनिलिंग का उद्देश्य क्या है, तो अभी हमने बात किया था। वह एनिलिंग किस लिए होता है, काटने की क्षमता कैसे जुड़ेगा, हार्डनिंग से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, हार्डनिंग से जुड़ेगा। घिसने का प्रतिरोध किससे बनेगा, यह भी हार्डनिंग से। भाई अगर कोई मेटल हार्ड है तो जल्दी घिसेगा नहीं और दूसरे मेटल को काट देगा, दोनों किससे होगा, हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा होगा। आंतरिक स्ट्रेस को दूर करना, क्या कह रहा है, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करना। ठीक है, तो नॉर्मलाइजिंग वाला हो जाएगा आपका, सॉरी, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करना। मैंने बताया था ना, जब ऑप्शन में स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात आएगी, एनिलिंग रहेगा तो एनिलिंग सही करेंगे, एनिलिंग नहीं रहेगा तो नॉर्मलाइजिंग सही करेंगे। तो आंतरिक स्ट्रेस की बात करा तो स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करने के लिए क्या होता है, एनिलिंग होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एनिलिंग। ठीक है, स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए, हमने अभी बात किया था, स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करना हो, या फिर आंतरिक संरचना को परिष्कृत करना हो, या फिर आंतरिक दोष को दूर करना हो, उस केस में क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है। क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, इस की का नाम क्या है। यह फिगर में आपको की दिखा रखा है, यह आपकी एक शाफ्ट है और शाफ्ट पर की दिखा रखा है इस टाइप, तो इसमें दो होल है। ठीक है, यह होल क्या होता है, शाफ्ट में भी हल्का सा होल किया गया होता है, तो इस की को इस शाफ्ट पर स्क्रू के द्वारा टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह कौन सी की है, तो पहले हमें देखिए मेन, यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऑप्शन है, लेकिन मेन जो की होती है हमारी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, शंख की, पहला आपका होता है शंख की, ठीक है, दूसरा आपका होता है सैडल की। मेन दो टाइप की होती है, शंख और सैडल। ठीक है, शंख की कैसे किसको बोलते हैं, की का मतलब जो यह की बना हुआ चाबी। ठीक है, एक हमारा मेटल का जो है इस तरह से आयताकार हो सकता है, अलग अलग आकृति में पाए जाते हैं, तो इस तरह का की होता है जो क्या करता है, जो शाफ्ट होती है। शाफ्ट और हब दो चीजें होती है। यह जो है आपका शाफ्ट है, हब किसको बोलते हैं, तो शाफ्ट के ऊपर जो पुली या गियर आप लगाते हो या बियरिंग लगाते हो वो हब बोला जाता है। शाफ्ट के ऊपर जो वस्तु लगाई जाती है, अन्य वस्तु, उस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। भाई शाफ्ट पे जो पावर जनरेट होगी, जो टार्क जनरेट होगा, उसको एक स्थान से दूसरे मशीन पर, दूसरे शाफ्ट पर भेजने के लिए उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, पुली लगाया जाता है, गियर लगाया जाता है। अगर पुली लगाएंगे तो फिर पुली के ऊपर हम लोग बेल्ट लगाते हैं, जिससे कि इस शाफ्ट पे जनरेट हुआ टार्क पुली पे जाता है, पुली से वह बेल्ट पे जाता है और बेल्ट से दूसरे मशीन पे चला जाता है। गियर लगाएंगे तो गियर से दूसरा गियर टकराएगा, फिर उसको वह टार्क को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो जो शाफ्ट हो गया, और शाफ्ट के ऊपर जो हमने पुली या गियर बियरिंग जो भी लगाया उसको हब बोलेंगे।
शाफ्ट बोलेंगे। हब किसको बोलेंगे? जो शाफ्ट के ऊपर पुली या गियर लगाया जाता है उसको हब बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। तो संक में क्या होता है? यह की आधा शाफ्ट के अंदर, अगर की हमारा कहां है, यह हमारा मान लीजिए शाफ्ट बन गया, यह हमारा शाफ्ट बन गया, तो शाफ्ट में कीवे बनाया जाएगा। क्या इसको बोलते हैं? कीवे, मतलब की को जाने के लिए रास्ता। हमारी की इस टाइप से होती है, तो की इसके अंदर जाएगा, और इसके ऊपर जो पुली या गियर, इसके ऊपर ये हमने क्या लगा दिया? पुली लगा दिया या गियर लगा दिया। तो आधा खांचा शाफ्ट में कटा होगा, आधा खांचा पुली या गियर में कटा होगा। जो हमारा कीवे होगा वह आधा की किस में चला जाएगा? शाफ्ट में, और आधा पुली या गियर में चला जाएगा। तो जब हमारा खांचा, आधा खांचा शाफ्ट और आधा खांचा किसमें कटा हो? हवा या फिर पुली में, जब पुली या गियर में कटा, तो जब दोनों में खांचा कटा होता है तब वो हमारा संक की कहलाता है। मतलब संक की क्या होती है? वह की जो आधा खांचा, आधा जो है शाफ्ट वाले खांचे में जाती है और आधा पुली या गियर वाले में जाती है, तो हमारा संक की कहलाता है। जबकि सैडल की में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। सैडल की में शाफ्ट पर कोई भी खांचा नहीं काटा जाता, शाफ्ट पूरा प्लेन, इस पे कोई भी खांचा नहीं काटा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा कटा होगा। यह हमारा शाफ्ट हो गया और यह ऊपर वाला हमारा क्या हो गया? हब हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा काटते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है? सैडल की कहलाता है। तो ये मेन पहचानने का तरीका, संक की का और सैडल की का। कोई भी कैसे देखे पहचानेंगे कि शाफ्ट और हब दोनों में खांचा कटा है, इसका मतलब यह संक की है। सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा कटा है, शाफ्ट में कोई भी खांचा नहीं कटा गया है, इसका मतलब यह सैडल की है। इस तरह से पहचान होगी। संक की में हमारे कई टाइप के आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए संक की दे रखा है ना, तो संक की में कई टाइप के होते हैं। फीदर की हो गया आपका, पैरेलल की हो गया, टेपर की हो गया, उड्रप की हो गया, राउंड की हो गया, या जो भी मैं नाम ले रहा हूं ना, यह सारे की क्या होते हैं? आधा शाफ्ट में रहते हैं, आधा हब में रहते हैं, दोनों में रहते हैं आधा आधा, तो इसलिए इनको संक की कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए यह जो की बनाई गई है ना इस टाइप से, ये इसके अंदर आधा शाफ्ट में चली जाती है, बाकी जो ऊपर इसके पुली या गियर लगाया जाएगा आधा उसके अंदर चली जाएगी। मतलब यह जो की है यह संक की का ही एक टाइप होता है, फीदर की। फीदर की है क्योंकि इस पर जब हम लोग शाफ्ट या पुली को लगाते हैं तो यह उसके, यह जो फीदर की होती है यह सिर्फ रोटरी मोशन को, जो रिलेटिव रोटरी मोशन होता है, जो सापेक्ष गति होता है, सापेक्ष घूर्णन गति होता है, उसको रोकता है, एक्सियल मोशन को होने देता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी की आप यूज करोगे ना उसमें क्या होगा? वह उसके एक्सियल मोशन, एक्सियल मतलब शाफ्ट पे सरकने के लिए, हमारी पुली या गियर शाफ्ट पे खिसकेगी नहीं, ना ही इससे अलग घूमेगी। सापेक्ष गति मतलब दोनों एक दूसरे में जाम हो जाएंगे, मतलब रिलेटिव मोशन को रोक दिया जाएगा। अगर मान लीजिए शाफ्ट अलग गति से घूमती और पुली अलग गति से घूमती, इसका मतलब उन दोनों के बीच सापेक्ष गति हो रही है। जैसे भाई सापेक्ष की बात तभी आएगी जब दोनों में अंतर हो, मतलब दो लड़के हैं, एक का नंबर कम है एक का ज्यादा है, तभी आप कहोगे ना कि इसका नंबर इसके सापेक्ष अधिक है। लेकिन अगर दोनों का नंबर सेम होगा तो सापेक्ष की बात ही नहीं आएगी। तो दोनों जो हमारा पुली है, जो शाफ्ट है, जो शाफ्ट पे हमें गति मिल रही है, हम चाहेंगे सेम वही गति में पुली पे भी मिले, स्लिप नहीं होना चाहिए ना। तो शाफ्ट की सेम गति जब पुली पे मिलती है तो वही की लगा के फिक्स किया जाता है, जाम किया जाता है, जिससे कि दोनों की गति सेम रहे, घूर्णन गति सेम रहे। तो वही काम होता है, जो सापेक्ष घूर्णन गति होती है उसको किसके द्वारा रोकते हैं? इस की के द्वारा रोकते हैं। लेकिन यह एक्सियल मोशन को होने देता है, मतलब अगर हमें गियर या पुली को थोड़ा बहुत खिसकाना हो इधर उधर तो खिसकाया जाता है किस पे? फीदर की पे। तो ये फीदर की में ही ऐसा होता है कि यह सिर्फ और सिर्फ घूर्णन गति को, घूर्णन सापेक्ष गति को रोकती है, एक्सियल मोशन को होने देती है। इसके अलावा जो भी की होता है वो दोनों गति को रोक देता है, एक्सियल मोशन को भी रोक देता है और घूर्णन गति को भी, सापेक्ष घूर्णन गति को भी रोक देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे क्या है? फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की। ये दोनों सैडल की का टाइप है, फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की। कब फ्लैट बोलेंगे कब हॉलो बोलेंगे यहाँ पे अभी हम लोग देख लेंगे। चलिए यहाँ आपको सामने दिख रहा है जो ऊपर वाला फिगर है ना, यह फ्लैट सैडल की का है, और जो नीचे वाला फिगर है यह हॉलो सैडल की का है। इसमें देखिए दिखाया गया कि ये अंदर हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट में कोई भी खांचा नहीं कटा है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला जो हिस्सा हब है, हब के रूप में पुली या गियर हो सकता है, उसमें खांचा कटा है। ठीक है, तो कब हम शाफ्ट फ्लैट सैडल की बोलेंगे और कब हॉलो? फ्लैट वाले को सॉलिड सैडल की के नाम से भी जानते हैं, फ्लैट वाले को हम लोग सॉलिड सैडल की के नाम से भी जानते हैं, सॉलिड। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे भाई ये शाफ्ट है, शाफ्ट हमारी ऐसे गोल होती है ना, ठीक है, और इस पे जब हम की को रखेंगे तो की क्या होगा? इस पे सही से बैठ नहीं पाएगा क्योंकि की हमारा ऐसे स्क्वायर में होता है, तो ये राउंड में होता है, तो इस पे सही से बैठ नहीं पाएगा, दोनों साइड ऐसे रहेगा। जब की सही से बैठेगी नहीं तो कैसे काम बनेगा? तो की को सही से बैठने के लिए स्थान मिले, ठीक है, की को सही से बैठने के लिए स्थान मिले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? शाफ्ट को थोड़ा सा घिस देते हैं। यहाँ दिखाया गया होगा यह शाफ्ट थोड़ी घिसी हुई है, शाफ्ट को थोड़ा इसलिए घिस दिया जाता है जिससे कि की यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बैठ सके। की को बैठने के लिए, आसान बनाने के लिए इस शाफ्ट को थोड़ा सा घिस दिया जाता है, तो इसको फ्लैट सैडल की कहते हैं। क्योंकि इसमें देख रहे हैं ना जो की है पूरा इसके आगे का हिस्सा ऐसे आयताकार है,
पूरा आयताकार में है इस लंबाई में, ठीक है। तो इसलिए इस की को बैठने के लिए, स्थान देने के लिए हमें शाफ्ट को थोड़ा सा घिसना पड़ता है, तो ये हमारा फ्लैट सैडल की कहलाता है। जबकि हॉलो सैडल की में क्या है, तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है ना नीचे का हिस्सा घिसा नहीं गया। हॉलो सैडल की में नीचे वाला हिस्सा कैसे बना हुआ है, इस टाइप से बना हुआ है, मतलब शाफ्ट जैसे गोलाई में है तो इसके नीचे वाला हिस्सा भी ऐसे गोलाई में बना दिया जाता है, जिससे हमें शाफ्ट को घिसने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस टाइप से, ठीक है, ऐसे लंबाई में। ये हमारा क्या है, यह हॉलो सैडल की जो यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा है जैसे शाफ्ट की गोलाई है उसी टाइप से इसको भी बना दिया जाता है, जिससे शाफ्ट पे आसानी से बैठ जाता है, तो इसको घिसने की जरूरत, शाफ्ट को घिसने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही हमारा हॉलो सैडल की कहलाता है। तो तुम डिफरेंस समझ में आया। आपका फ्लैट सैडल की बिल्कुल फ्लैट है, हॉलो वाले में नीचे वाला हिस्सा कर्व उसी हिसाब से बना हुआ है जिस हिसाब से हमारे शाफ्ट का था, तो ये हमारा कहलाएगा हॉलो सैडल की। यह जो होते हैं सब हमारे ना हल्के पावर ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं यह पावर किस हिसाब से ट्रांसमिट करेगा, अपने फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि शाफ्ट में कोई कीवे तो कटा नहीं है, तो ये अपने फ्रिक्शन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रिक्शन की वजह से पावर ट्रांसमिट करेगा। इसीलिए यह हल्का पावर, हल्का टार्क ट्रांसमिट कर पाएगा। अधिक टार्क करेंगे तो यह स्लिप कर जाएगा, क्योंकि शाफ्ट के अंदर कोई भी खांचा नहीं कटा है, सिर्फ और सिर्फ जो की है और शाफ्ट इनके बीच जो फ्रिक्शन होगा उसी वजह से यहाँ पे पावर ट्रांसफर होगी, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना, जो हमारे शाफ्ट होती है ना, शाफ्ट में जो कीवे कटा होता है इसको हम लोग की सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की सीट, क्योंकि की को बैठने के लिए आसान मिला, की हमारी इसके अंदर आएगी और बैठ जाएगी। और जो इसके हब में खांचा कटा होता है, जो इसके हब में खांचा कटा होता है इसके अंदर हमारी की जाती है, इसको की वे बोलते हैं। अगर टेक्निकली सही से देखा जाए, वैसे नॉर्मली तो हम लोग पूरे को बोल देते कि ये की वे है, की के जाने के लिए रास्ता है, लेकिन सही से देखा जाए तो जो की होती है हमारी इसके अंदर बैठती है, इसीलिए जो शाफ्ट में जो खांचा कटा गया होता है उसे कीवे की सीट बोलते हैं, और जो हब में खांचा कटा गया होता है उसे कीवे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है कुंजी का उद्देश्य क्या है, जो हम की लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि जो हमारे शाफ्ट पे टार्क जनरेट हो रही है वह टार्क हमें कहीं और ट्रांसफर करना है, किसी दूसरी मशीन पे ट्रांसफर करना है, किसी दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसफर करना है, तो शाफ्ट के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, पुली। और पुली पे वह शाफ्ट का टार्क पुली पे कैसे जाएगा, स्लिप करेगा भाई ना, पुली पे कैसे जाएगा, तो हम वहां पे लगाते हैं बीच में क्या, की क्या करता है, शाफ्ट के टार्क को पुली पे ट्रांसफर करता है, मतलब इन दोनों के बीच में वह मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। तो कुंजी का उद्देश्य क्या है, शाफ्ट पे जो टार्क जनरेट हुई उसको हम ट्रांसमिट कर सके पुली पे, मतलब ऑप्शन ए जो है टार्क को संचारित करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, की को यूज करते हैं, कुंजी को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। की वे टेपर का अनुपात क्या होता है। देखिए जो की हमारा बना होता है ना, वो टेपर में जो बना होता है, की वे टेपर वाली बात कर रहा है, तो टेपर कितना होता है, तो वह एक संबंधित 100 का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। हमारा की इस टाइप से बना होता है ना, कुछ की जो होते हैं हमारे टेपर में रहते हैं, मतलब आगे वाला मोटा रहेगा और पीछे वाला थोड़ा पतला रहेगा, टेपर में रहेगा ना। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। तो ये जो टेपर में, जो टेपर की बनाई जाती है, कीवे बनाया जाता है, भाई की टेपर होगी तो उसका कीवे, उसके खाता भी बैठने के लिए टेपर बनाया जाएगा, तो उसमें पूछता है टेपर का अनुपात कितना रहता है, तो ये एक संबंधी 100 का रहता है। या फिर ज्यादातर की वगैरह का भी कई सारे की है, जैसे पैरेलल की है तो उसमें तो कोई टेपर होगा नहीं, लेकिन जो टेपर संघ की है, पैरेलल संघ की में कोई टेपर नहीं है क्योंकि पूरा पैरेलल है, समानांतर है। पर जो टेपर संघ की होता है उसका भी कई बार पूछता है, टेपर संघ की का अनुपात कितना है टेपर वाला, वह भी एक संबंधी 100 होता है, ठीक है। एक आपका आता है राउंड की के अंतर्गत हमारा वो राउंड में रहती है ना, पैरेलल में पूरा बेलनाकार रहेगी तो राउंड की, और एक इसमें हमारा सर्कुलर टेपर की आता है। क्या होता है सर्कुलर टेपर की, मतलब ऐसे सर्कुलर में बना होता है, जिसे हम लोग पिन की भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर टेपर की, टेपर में है ना टेपर की, इसे हम लोग पिन की भी नाम से, पिन की के नाम से भी जानते हैं। इसका कई बार पूछ लेता है कि इसमें जो टेपर वाला अनुपात कितना होता है, तो इसका टेपर का अनुपात 1:50 होता है। इसमें देखिए राउंड में है ना, यह भी राउंड में, यह भी राउंड है, तो इसके लिए जो हमारा पुली होगा, सॉरी जो शाफ्ट होगा और जो हब होगा, मतलब पुली या गियर होगा, तो दोनों में राउंड में खांचा कटा जाएगा, मतलब अर्धवृत्त यहाँ पे खांचा कटा होगा और अर्धवृत्त ऊपर, तभी तो ये इसके अंदर की जा पाएगी। तो शाफ्ट और पुली में यहाँ पे अर्धवृत्ताकार खांचा कटा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस की का नाम क्या है। यहाँ पे दिखाया गया, ध्यान से इस की को देखिएगा, बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिगर में शायद क्लियर ना दिख रहा हो तो पीडीएफ डाउनलोड करना, वहाँ पे दिखेगा। देखिए ऊपर वाला जो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है और नीचे वाला इतना सा है,
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर चौड़ी लाइन है और नीचे पतली लाइन। मतलब क्या है, ये जो की बनाया गया है टेपर में दिख रहा होगा आपको, यही मैं बताना चाह रहा था। या फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लाइन इतना है और यहाँ पे लाइन इतना है। यहाँ 60 में देखिए, यहाँ थोड़ा सा उठा है, यहाँ ज़्यादा उठा है। तो मतलब ये है कि टेपर में है, टेपर है। और देखिए आधा शाफ्ट के अंदर है, आधा हब के अंदर है। जब शाफ्ट और हब दोनों के अंदर, इसका मतलब यह शंख की है। कौन सी की है? शंख की है। तो जिसके जिसके आगे सैडल लगा हुआ है, इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि आधा शाफ्ट और आधा हब दोनों में है, तो सैडल की होगा नहीं, क्योंकि सैडल की सिर्फ और सिर्फ हब में होती है। तो सैडल की का काम यहीं से खत्म हो गया। अब बचा क्या? अब हमारे पास बचा शंख की। शंख की में मैंने आपको बताया था टेपर और पैरेलल दोनों होती है। पैरेलल कब होगा? जब वो पूरा एक बराबर रहे, कोई भी टेपर ना रहे। जैसे यहाँ पे बना है ना, अगर ये पूरा एकदम सीधा रहता, इधर का भी वही रहता, वही भी तो पैरेलल हो जाता। पर यहाँ टेपर में, इधर कम है इधर ज्यादा, टेपर में है तो इसका मतलब टेपर शंख की। पैरेलल में होता तो हम पैरेलल कह देते हैं। ठीक है। बाकी फ्लैट सैडल की क्या है, हॉलो सैडल की क्या है, तो यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं फ्लैट वाले का, और ये आपका क्या है, हॉलो वाले का। और अभी हमने पीछे आपको बताया भी क्या चीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोग होते हैं। देखिए स्व टैपिंग, स्व टैपिंग मतलब जो खुद से थ्रेड काट सके। टैप का मतलब क्या होता है? थ्रेड काटना। टैप जो होता है हमारा टूल है जो थ्रेड काटने का काम करता है, और टैपिंग क्या है? थ्रेड काटने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये कह रहा है हार्ड या ब्रिटल सामग्री पर, कठोर या भंगुर, हार्ड या ब्रिटल मटेरियल पर हमें स्व टैपिंग करना है, सेल्फ थ्रेड काटना है, तो उसके लिए कौन से मेटल स्क्रू उपयोग किए? देखिए ये सब सेल्फ थ्रेडिंग वाले ही, ये जितने भी स्क्रू यहाँ पे है ना ऊपर तीनों, ये तीनों क्या है? ये अलग हो गया हैमर ड्रिवन, इसको भी बताएंगे। ये तीनों जो है सेल्फ थ्रेड काटने वाले स्क्रू, मतलब ये ऐसे स्क्रू जो खुद से थ्रेड काट लेते हैं। मतलब जहां पर हमें नहीं लगाना होता है उसमें थ्रेड काटने की जरूरत नहीं है, ये अपना खुद से थ्रेड काट करके सेट हो जाते हैं। तो इससे एक तो ये फायदा होता है, जो खुद से थ्रेड काट करके सेट होते हैं तो वहां वाइब्रेशन होने पे वहां कंपन नहीं होता है। दूसरा चीज, जो टैपिंग का खर्च है वो अभी बच जाता है। किसी भी जगह पे अगर आपको स्क्रू लगाना होगा तो पहले आप टैपिंग करेंगे तब स्क्रू लगाएंगे, तो टैपिंग करवाने में वो आपका खर्च होगा, तो वो खर्च भी बचेगा, क्योंकि ये ऐसे स्क्रू हैं जिनको लगाने के लिए हमें टैपिंग करने की जरूरत नहीं है, खुद से टैप मतलब थ्रेड काट करके खुद ही सेट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो घरों वगैरह में हैंगर वगैरह आजकल लगाया जा रहा है, तो आप क्या करते हो? ड्रिल मशीन के द्वारा ड्रिल करते हैं, और वहां पे एक उसे रावल प्लग बोलते हैं ना, जो व्हाइट कलर की बीट आती है, व्हाइट कलर की बीट आती है, उस होल के अंदर डाल दिया जाता है, फिर ऊपर से स्क्रू टाइट करते हैं। तो उस जो रावल प्लग होता है उसका मेन जो नाम है उसका नाम रावल प्लग है, जिसे हम लोग बीट बोलते हैं कि नहीं, सफेद कलर की बीट आती है। ठीक है, तो उसके अंदर थ्रेड नहीं कटा होता, लेकिन जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं उसमें, तो वह स्क्रू क्या करता है, उसमें खुद से थ्रेड काटते हुए सेट हो जाता है। ठीक है, तो वह भी सेल्फ थ्रेड एक तरह से हो गया। तो देखिए जो सेल्फ थ्रेड वाले स्क्रू या एक सेल्फ पियर्सिंग होता है। सेल्फ पियर्सिंग में क्या होता है, यह जो स्क्रू होता है ना, यह द्विमुखी थ्रेड टाइप का होता है, इसमें द्विमुखी थ्रेड कटी होती है, द्विमुखी थ्रेड होती है। ठीक है, और सेल्फ पियर्सिंग है तो इसका आगे का हिस्सा थोड़ा अलग नुकीला टाइप का होता है, मतलब इसके जो आगे का हिस्सा वो पियर्सिंग टाइप का होता है, और वो द्विमुखी थ्रेड वाली होती है, और इसको चलाने के लिए एक विशेष गन यूज किया जाता है। इसको चलाने के लिए, इस स्क्रू को टाइट करने के लिए एक विशेष गन का यूज करते हैं, जिसमें लगा करके सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू को सेट किया जाता है। ठीक है, थ्रेड कटिंग स्क्रू क्या है, तो यही ये थ्रेड कटिंग स्क्रू है जो खुद से ही थ्रेड काट करके किसके लिए, हार्ड और ब्रिटल सामग्री पर स्व टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। थ्रेड कटिंग स्क्रू हमारा हार्ड एवं ब्रिटल सामग्री पर स्व टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। जबकि जो थ्रेड फॉर्मिंग है ना, देखिए थ्रेड फॉर्मिंग मतलब थ्रेड के फॉर्म में जनरेट करना, यह जो स्क्रू यह बाकी है, यह तो क्या करते हैं, मटेरियल को काट करके हटाते हैं। लेकिन जो थ्रेड फॉर्मिंग वाला होता है हमारा स्क्रू, यह मटेरियल को काटता नहीं है। किसी भी सीट में जब आप इसे टाइट करोगे ना तो मटेरियल को नहीं काटेगा, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए, या फिर मतलब नर्म मटेरियल के लिए, या फिर पतली सीट के लिए। कहीं पतली सीट है, क्योंकि पतली सीट होगी उसी में अगर वह मटेरियल काटेगा तो आप पर छेद हो जाएगा ना, तो वह मटेरियल को काटता नहीं है, क्या करता है, थ्रेड के फॉर्म जनरेट कर देता है। मतलब यह मटेरियल को स्क्वीज करता है, उसको दबा करके उसको थ्रेड के रूप में उभार देता है। मटेरियल काटेगा नहीं, उसे भींचना कहते हैं ना, भींचना। ठीक है, स्क्वीज कर देना या भींचना मतलब उसे दबा देना। जो हमारा मटेरियल है ये स्क्रू क्या करेगा, उसको दबा करके उभार देगा थ्रेड के रूप में, काटेगा नहीं। बाकी में जैसे थ्रेड कटेगा तो मटेरियल कट करके गिरेगा ना, इस वाले में ऐसा नहीं। तो थ्रेड को फॉर्म करता है, जनरेट करता है, उस मटेरियल को भींच करके उसको थ्रेड के रूप में उभार देता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, थ्रेड फॉर्मिंग कहलाता है। यह पतली सीट के लिए या फिर सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। ठीक, हैमर ड्रिवेन स्क्रू क्या होता है, नाम से आपको पता चल जाएगा, हैमर मतलब हैमर के द्वारा ड्रिवेन स्क्रू को चलाया जाएगा। ड्रिवेन स्क्रू को चलाया जाएगा किसके द्वारा, हैमर के द्वारा। ठीक है, तो हैमर के द्वारा कैसे चलाते हैं, तो इसका यूज किया जाता है। ये जो स्क्रू होता है ना, ये मल्टी थ्रेड वाला होता है। ये हैमर ड्रिवेन स्क्रू जो होता है
इस पे मल्टी थ्रेड कटा होता है, मल्टी थ्रेड स्क्रू होता है, मल्टी थ्रेड स्क्रू होता है। ठीक है, इसको चलाने के लिए क्या करेंगे, दरअसल ये वहां यूज होता है जो कोई हमारा मशीन होती है जनरली, उनकी कास्ट आयरन की बॉडी होती है ना, तो कास्ट आयरन की बॉडी पे जो नेम प्लेट लगाया जाता है, उस नेम प्लेट को लगाने के लिए हैमर ड्रिवन स्क्रू यूज किया जाता है। जैसे आपके पास लेथ मशीन है या ड्रिल मशीन है, तो उन पर देखते होंगे आप, उन मशीनों पे नेम प्लेट लगा होता है, और मशीनों की जनरली जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, तो कास्ट आयरन की बॉडी पे जो नेम प्लेट लगा होता है, उस नेम प्लेट को लगाने के लिए हैमर ड्रिवन स्क्रू यूज किया जाता है। इसमें स्क्रू को टाइट नहीं किया जाता है हाथ से, इसमें सीधे नेम प्लेट लगाते हैं, जहां होल रहता है वहां पे स्क्रू रखेंगे और हैमर के द्वारा सीधे अंदर ठोक देते हैं। हैमर के द्वारा हमने सीधे अंदर ठोक दिया, उसे घुमा करके टाइट नहीं किया, इसलिए हैमर ड्रिवन स्क्रू कहते हैं, क्योंकि इसे सीधे हैमर के द्वारा ठोक दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है विंग नट को उपयोग कहां किया जाता है। यह फिगर आपको दिख रहा होगा, यह फिगर किसका है, विंग नट का है। मेरे ख्याल से अगर आप लोग वर्कशॉप वगैरह में अपने आईटी कॉलेज में गए होंगे तो अब तक आपके दिमाग में आ गया होगा कि यह नट आपने कहां देखा है, यह नट आपने कहां देखा है। ध्यान से देखिएगा, विंग नट। ठीक है, तो ये विंग नट क्या होता है हमारा, तो देखिए वहां पे विंग पंख जैसा, जैसे पंख होता है, पंख के जैसा दिख रहा है ना ये विंग जैसा, तो यह विंग नट होता है। और इसका यूज हम लोग जनरली देखोगे जो हेक्सा होता है, आप लोगों ने हेक्सा देखा होगा, या बिबेल स्क्वायर बिबेल गेज जो होता है, इस तरह से होता है ना, कुछ इस टाइप से होता है। इसके अंदर कटा होता है क्या, इसके अंदर कटा होता है स्लॉट, इसके अंदर हमारा कटा होता है स्लॉट, और इसमें एक लगी होती है इस टाइप से ब्लेड, और हमारे ब्लेड के अंदर भी यहाँ पे क्या रहेगा, स्लॉट कटा होगा, और यहीं पे हमारा क्या रहता है, विंग नट लगा होता है। तो विंग नट के द्वारा इसे टाइट कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और ब्लेड को आगे पीछे खिसका सकते हैं, बेवेल स्क्वायर है बेवेल। ठीक है, ये होता है हमारा। तो इसमें भी विंग नट लगा होता है। और जो हमारा हेक्सा होता है, क्या होता है, हेक्सा, हेक्सा में जो हमारा ब्लेड लगा होता है, तो ब्लेड के आगे विंग नट ही लगा होता है, जिसकी मदद से हम लोग हेक्सा को टाइट या लूज करते हैं। तो आपने देखा कभी भी हेक्सा में ब्लेड को निकालने या लगाने के लिए हमें अलग से नट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब रिंच वगैरह लगा करके उसे टाइट या लूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें हमारा विंग नट लगा होता है, और हम इन्हें दोनों हाथों के उंगलियों की मदद से इसे खोल देते हैं, टाइट कर देते हैं। मतलब आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि विंग नट कहां उपयोग किया जाता है, रिंच के बिना ढीला और टाइट करने के लिए, लूजेन एंड टाइटेन विदाउट रिंच। बिना रिंच के अगर हमें कहीं पर उस नट को टाइट और लूज करना है, ऐसी जगहों पर हम लोग विंग नट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर भी विंग नट होता है, एक्सा में भी होता है, हम हाथ से उसे टाइट कर लेते हैं, हाथ से उसे ओपन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इस गेज का नाम क्या है। यह गेज आपके फिगर में बना हुआ है, इधर एक ब्लेड है, देखिए यहाँ पे एक हिस्सा इसका ऐसे बना हुआ है, और दूसरा हिस्सा यहाँ पे ऐसे राउंड में है। यह मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, यह वाला जो हिस्सा राउंड में है, यह किसको चेक करता है, तो यह ऐसे बाहर को भाई मुड़ा हुआ है ना, तो यह कहीं भी अगर किसी भी बॉडी पार्ट में अगर अंदर को ऐसे जगह बनी होगी, तो इस रेडियस को चेक करना होगा, तो यह इसके अंदर चला जाएगा। मतलब यह इंटरनल रेडियस, आंतरिक माप को चेक करने के लिए। ठीक है, इंटरनल रेडियस, आंतरिक त्रिज्या को, आंतरिक माप या आंतरिक त्रिज्या को चेक करना होगा, तब इसका यूज किया जाएगा। जबकि यह इस टाइप से बना हुआ है, तो कोई अगर बाहरी त्रिज्या इस तरह किसी पार्ट में बना हुआ है, कैसे है ऐसे, तो बाहरी राउंड जो है इसको चेक करना होगा, तो यह आकर के इसके ऊपर बैठ जाएगा। मतलब यह बाह्य त्रिज्या के लिए या बाह्य माप के लिए, बाहरी त्रिज्या के लिए। तो एक ही ब्लेड में दोनों है, बाह्य को भी और आंतरिक दोनों को चेक करने के लिए बनाया गया है। तो जो आंतरिक वाला चेक करता है ना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फिलेट कहते हैं, बाह्य वाले को रेडियस कह देते हैं। ठीक है, तो रेडियस गेज बाह्य वाले को, और जो अंदर का चेक करता है उसको फिलेट गेज बोल देते हैं, या फिर एक ही को रेडियस गेज या फिलेट गेज भी बोलते हैं। अगर टेक्निकली सही से देखा जाए तो जो बाहरी त्रिज्या को चेक करता है उसे रेडियस गेज, और जो आंतरिक वाले को चेक करता है उसे फिलेट गेज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन है रेडियस गेज, तो मतलब रेडियस गेज है जो आंतरिक और बाह्य त्रिज्या को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। आंतरिक और बाह्य त्रिज्या को चेक करने के लिए रेडियस गेज यूज किया जाता है। इसमें देखिए दोनों दिया भी है। ठीक है, पिच गेज क्या होता है, स्क्रू पिच गेज या पिच गेज, यह है हमारे पास इस टाइप से। यह किस लिए यूज होता है, किसी भी स्क्रू का पिच चेक करने के लिए। यह भी पहले आया हुआ है और हम लोगों ने पढ़ा भी है पीछे के पार्ट में। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा वो अब तक इसका मतलब भी समझ चुके होंगे। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है, किसी भी हमारे स्क्रू पर जो थ्रेड कटा होता है, किसी भी स्क्रू पर हमारा क्या कटा होता है, इस तरह से थ्रेड कटा होता है। तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है वह हमारी पिच कहलाती है। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की जो बीच की दूरी होती है वह पिच कहलाती है। तो हमें पिच कैसे पता चलेगा, तो यह जो हमारे कई सारे ब्लेड है, ये जो हमारे कई सारे ब्लेड है, ब्लेड पे जो थ्रेड कटा हुआ उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे 0.35 वाला है, इस पे सेट किए, सही से सेट नहीं हुआ,
फिर 0.5 वाला करेंगे, नहीं हुआ, 0.75 वाला पता चला इसके थ्रेड से बिल्कुल सही सेट हो जा रहा है, मैच कर जा रहा है, तो अब हम यहाँ पे इस ब्लेड को निकालेंगे, उस पर पढ़ेंगे कि 0.75 लिखा है, इसका मतलब ये जो थ्रेड था ये 0.75 पिच वाला है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से हम किसी भी थ्रेड का पिच पता कर सकते हैं इस टू पिच गेज की मदद से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एंगल गेज। ये जो फिगर दिख रहा है इसमें देखिए कई सारे ब्लेड है और सब ब्लेड अलग अलग एंगल में सभी पत्तियां कटी हुई हैं। इस पे लिखा हुआ 45 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री, सभी ब्लेड जो है अलग अलग एंगल में कटी हुई है। इस तरह से इनको एक रिविट के द्वारा इकट्ठा किया गया था। तो ये जो एंगल गेज होते हैं ना, किसी ग्रुप्स वगैरह में उसके तल पर जो टेपर होता है उसको ज्ञात करने के लिए, किसी भी ग्रुप्स के तल पर जो टेपर होता है, टेपर को चेक करने के लिए, टेपर कोड को या एंगल को चेक करने के लिए एंगल गेज यूज किया जाता है। फिलर गेज क्या है, तो यह वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, सॉरी यह फिगर जो ये फिलर गेज का है। फिलर गेज के बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है, अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि फिलर गेज मतलब फिल हो जाना, दो पार्टों के बीच में जो गैप होगा वह इसमें फिल हो जाएगा। जहां दो पार्टों के बीच में गैप होता है उसको चेक करने के लिए फिलर गेज यूज किया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग थिकनेस गेज के नाम से भी जानते हैं, इसको थिकनेस गेज, फिलर गेज को, क्योंकि गैप मोटाई को माप रहा है ना। जबकि ये जो रेडियस गेज है इसको मैंने बताया था ना, रेडियस गेज या फिर फिलट गेज भी कहते हैं। या नीचे शायद ना दिख रहा हो, इधर लिख देता हूं, रेडियस गेज या फिर फिलट। ठीक है, अब यह हमारा क्या था, फिलर गेज की हम लोग बात कर रहे थे। फिलर गेज हो गया, कई सारी इसमें ब्लेड होगी, सब पे इनका मोटाई लिखा होता है, जैसे 0.03 mm मोटी है, या 0.04 mm मोटी है, या 0.05 mm मोटी है। तो कई बार पूछता है कि जो हमारा फिलर गेज होता है उनकी जो प्रत्येक ब्लेड है उनमें कितना, मतलब मोटाई में कितना अंतर, किस स्टेप में यह बनाई जा रही है, तो 0.01 mm के मोटाई की स्टेप में बनाई जाती है। मतलब एक ब्लेड जो होती है दूसरे ब्लेड से की मोटाई में जो अंतर होता है, एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड की मोटाई में जो अंतर होता है वह 0.01 mm होता है, या आप कह सकते हो या 0.01 mm के मोटाई की स्टेप में बनाई जाती है। 0.03, 0.04 देख रहे हैं ना, 0.01 का गैप है, फिर इससे 0.05 हो गया, 0.01 mm का गैप है। और इसकी जो चौड़ाई रहती है वो 12 mm रहती है, 12 mm या चौड़ा होता है ब्लेड जो रहता है। ठीक है, लंबाई कई बार पूछ लेता है, लंबाई इसकी जनरली 100 mm रहता है। कितने सेट में पाया जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है, ये 4 सेट में पाया जाता है। कितने सेट में पाया जाता है, 4 सेट में पाया जाता है। इसको जरूर नोट कीजिएगा, ये कई बार जरूर आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। गेज के बारे में भी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, बस इसको हम ध्यान से देखेंगे, सब चीजें वही है, बस थोड़ा सा अलग है। देखिए गेज का मैंने बताया था, रिंग गेज और प्लग गेज के बारे में आपको मैंने बताया था। रिंग क्या होती है, रिंग का मतलब अंगूठी, और अंगूठी आपकी उंगली के ऊपर पहनी जाती है, मतलब ये बाहरी माप को चेक करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे पूछ रहा है कि बाहरी चूड़ी का चेक करना है, बाहरी चूड़ी चेक करना है मतलब रिंग का उपयोग होगा। ठीक है, प्लग गेज में मैंने बताया था, प्लग आपका सॉकेट के अंदर चला जाता है, इसका मतलब सॉकेट के अंदर जा रहा है प्लग। तो प्लग गेज जो होगा वह आंतरिक माप को चेक करेगा, आंतरिक व्यास को चेक करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए बाहरी व्यास की बात करता तो रिंग गेज हो जाता, लेकिन बाहरी चूड़ी एक्सटर्नल थ्रेड की बात कर रहा है। बाहरी चूड़ी मतलब अगर बाहरी व्यास होता तो हमारा क्या हो जाता, रिंग गेज हो जाता, रिंग गेज हो जाता। लेकिन बाहरी चूड़ी आ गया, व्यास की जगह क्या आ गया, बाहरी चूड़ी आ गया, तो हमारा रिंग के साथ क्या लग जाएगा, थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा। वही रिंग रहेगा, वही रिंग गेज रहेगा, बस अब इसके अंदर थ्रेड कट जाएगा। पहले रिंग गेज में थ्रेड नहीं, बिल्कुल प्लेन था, बाहरी व्यास चेक कर रहा था। अब हमारे बाहरी चूड़ी को चेक करना है तो उस रिंग गेज में हमारा क्या होगा, अंदर थ्रेड कटा होगा, तो उसे थ्रेड रिंग गेज बोल देंगे। अब वो बाहरी चूड़ी को चेक करेगा, क्योंकि रिंग गेज का काम ही बाहरी चेक करना, तो थ्रेड रिंग गेज यहाँ पे सही हो जाएगा। यह जो फिगर है हमारा थ्रेड रिंग गेज का है, इस तरह यह जोड़े में रहता है, एक गो होता है, एक नो गो होता है। जो छोटा वाला वह होता है वह गो, लंबा वाला नो गो। या नो गो को पहचानने का एक और तरीका है कि नो गो के बीच में सर्कुलर ग्रुप्स बना होता है, देख रहे हैं ना। और ये ऊपर जो लाइनिंग है इसको हम लोग नर्लिंग बोलते हैं। यह नर्लिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई होती है जिससे आपके हाथों का ग्रिप बना रहे, वो स्लिप ना करे। चलिए यह हो गया हमारा क्या, थ्रेड रिंग गेज। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन जो है स्नैप गेज क्या होता है, तो ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई। यह जो फिगर है ये हमारा किसका है, स्नैप गेज का है। स्नैप गेज में देखिए एक साइड गो और एक साइड नो गो बना होता है। इसका यूज किया जाता है किसी भी जो आपकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या बाहरी व्यास सबको चेक कर सकता है, कौन, प्लेन स्नैप गेज। उसके बाद आती है हमारी थ्रेड प्लग गेज की। तो यह वाला फिगर देखिए थ्रेड प्लग गेज का है। इसमें देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे थ्रेड कटा हुआ है। वैसे नॉर्मल प्लग गेज होता तो नॉर्मल इस तरह से, इसका ऐसा कैसे बना होता, इस तरह से नॉर्मल प्लेन बेलनाकार बना होता, ऐसे बना होता हमारा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यह जुड़ा रहता और इस तरह से रहता। नॉर्मल प्लेन रहता तो हमारा क्या हो जाता, थ्रेड प्लग गेज, सॉरी प्लग गेज हो जाता। प्लग गेज आंतरिक व्यास को चेक करता,
लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्रेड कटा हुआ है और लिखा भी है थ्रेड प्लग गेज, तब यह आंतरिक ही माप चेक करेगा, लेकिन थ्रेड वाला है तो आंतरिक चूड़ी को चेक करेगा। बाय चूड़ी थ्रेड रिंग गेज, आंतरिक चूड़ी थ्रेड प्लग गेज। ठीक, और मैंने बताया भी था इसको गो नो गो कैसे पहचानते हैं, लंबा वाला गो होता है, छोटा वाला नो गो होता है। सेंटर गेज, यह जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यह सेंटर गेज का है। कहाँ यूज किया जाता है, जो हमारे थ्रेडिंग वाले टूल होते हैं उनको चेक करने के लिए, थ्रेडिंग टूल को चेक करने के लिए। कैसे, जो आपके लेथ मशीन पे, जैसे आपने देखा होगा लेथ मशीन पे जो सिंगल थ्रेड कटिंग टूल होता है, लेथ मशीन पर जो हमारा सिंगल थ्रेड कटिंग टूल होता है ना, उसके लिए ना मल्टी पॉइंट वाला और सिंगल पॉइंट वाला, तो सिंगल पॉइंट वाला जो थ्रेड कटिंग टूल होता है उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, सेंटर गेज यूज करते हैं उस टूल को एंगल को चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं। ये जो हमारा सेंटर गेज होता है इसमें देखिए एक साइड 60 डिग्री बना होता है बाह्य वाले के लिए, और एक साइड यह आंतरिक को चेक करेगा और यह बाह्य वाले को चेक करने के लिए। दोनों साइड हमारा 60 डिग्री का कोण बना होता है। नीचे के साइड जो है एक हमारा 47 डिग्री का होता है, सॉरी 47.5 डिग्री का, जो कि बीए थ्रेड होता है, मतलब बीए थ्रेड वाले कटिंग टूल को यह चेक करेगा। और यह जो होता है हमारा 55 डिग्री का होता है। ठीक है, तो बीएसपी थ्रेड, बीएसएफ थ्रेड, ये सब 55 डिग्री के होते हैं। तो बीएसपी या बीएसएफ थ्रेड काटने के लिए जो कटिंग टूल बनाया जाएगा, ठीक है, जो कटिंग टूल बनाया जाएगा उनके कोड को इसमें चेक किया जाएगा। और अगर बीए थ्रेड काटना है तो उसके लिए जो कटिंग टूल बनाया जाएगा 47.5 होता है बीए थ्रेड का एंगल, तो उसके लिए इसमें चेक किया जाएगा। मीट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री होता है, तो मीट्रिक थ्रेड वाले जो कटिंग टूल होंगे उनको इसमें चेक किया जाएगा इस वाले के द्वारा। या फिर जो आपके लेथ मशीन पे सेंटर लगे होते हैं उन सेंटर का भी एंगल 60 डिग्री होता है ना, तो उन सेंटर का भी इसमें चेक किया जा सकता है कि उनका एंगल सही है या नहीं है। तो इस काम के लिए हमारा सेंटर गेज, मेन याद रखना कि जो सेंटर गेज है यह जो हमारे थ्रेड काटने वाले कटिंग टूल होते हैं उनको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए फिगर दिखा रखा है और पूछ रहा है कौन सा उपकरण है जो बाहरी व्यास को माप रहा है, ये वाला। ठीक है, तो चलिए पहले तो देखते हैं वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो देखिए वर्नियर कैलिपर आपने देखा होगा हमारा कुछ इस डिजाइन का होता है, यह वर्नियर कैलिपर होता है। इसकी मदद से हम लोग इस वाले ऊपर वाले की मदद से आंतरिक माप माप सकते हैं, इससे बाहरी माप माप सकते हैं, और इस वाले से गहराई को भी मापा जा सकता है। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर कैसे होता था, आउटसाइड कैलिपर कुछ इस तरीके का होता है जो हमारा अप्रत्यक्ष माप करता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है। इसमें जो भी माप आएगी फिर इसको हम लोग स्केल पे ले जाकर के चेक करते हैं कि वो कितनी माप आई हुई थी। या बाहरी माप, जो आउटसाइड कैलिपर है अभी बाहरी माप को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। फिर पैरेलल लेग वाला तो ये नॉर्मल हो गया, पैरेलल लेग जो पैरेलल लेग होगा उनका। पेयर ऑफ स्पेशल जॉ यूजिंग स्लिप गेज, यही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि पेयर ऑफ स्पेशल जॉ, मतलब एक स्पेशल जॉ है जिसमें हम लोगों ने क्या यूज किया है, स्लिप गेज का यूज करके फिर हम लोग माप को ले रहे हैं। देख रहे हैं अलग अलग ब्लॉक है, एक ब्लॉक हमारा ये है, एक स्लिप गेज, 2 स्लिप गेज और 3 स्लिप गेज। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके फिगर ध्यान से देखना, उसमें आपको दिखेगा कि एक यह विशेष प्रकार का एक जबड़ा, यहाँ दो जबड़े और जबड़ों के बीच में हमारा क्या है, 1 2 और 3 यहाँ पे स्लिप गेज लगाए गए। तो स्लिप गेज की मोटाई अलग अलग होती है ना, एक स्लिप गेज मान लीजिए 3 mm का है, एक स्लिप गेज हमारा 1 mm का है, एक स्लिप गेज हमारा 2 mm का है, तो इन्हें जोड़ देंगे 3 2 5 1 6, तो टोटल कितना हो गया 6 mm। तो जैसे इस टाइप का जो जबड़ा यूज करते हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा इसकी माप कितनी है, तो जो हमारा स्लिप गेज होता है उनका माप अंकित होता है, तो हम उन मापों को आपस में जोड़ देंगे, जो मान आएगा वही इसका व्यास हो जाएगा। तो एक विशेष जबड़ा होता है जिसमें स्लिप गेज का यूज करके हम लोग माप को चेक करते हैं, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की एक जोड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए बहुत आसान है, आपको बस एक फार्मूला पता रहेगा, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात करना हमें, जबकि साइन थीटा का मान दे रखा है साइन 25 डिग्री, मतलब थीटा का मान कितना है 25 है। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है हमारा L/K लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है स्लिप गेज की ऊंचाई, स्लिप गेज की ऊंचाई, स्लिप गेज की ऊंचाई अपान साइन बार की लंबाई, साइन बार की लंबाई। ये फार्मूला भी आपको रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने त्रिकोणमिति पहले का पढ़ा रहा होगा हाई स्कूल इंटर तक, अगर आपको एक फार्मूला याद हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर L/A। L का मतलब क्या हो गया, लंब हो गया, K का मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया। यही होता है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू L/K लंब अपान कर्ण। तो यहाँ पर देखिए यह एक तरह से त्रिभुज नहीं बन जा रहा है, इधर से इधर गया ए और ए, हमारा एक त्रिभुज तो बन गया।
तो यहाँ पे लंब क्या है, तो देख रहे हैं यह कई सारे स्लिप गेज है, एक स्लिप गेज हो गया, दो स्लिप गेज हो गया, तीन हो गया, चौथा ब्लॉक हो गया, पांचवा हो गया और यहाँ पे छठवां हो गया, 6 स्लिप गेज आपस में जुड़े गए। तो यहाँ पे क्या स्लिप गेज है, किसकी जगह है, तो लंब, यही वाला हिस्सा तो हमारा लंब कहलाएगा त्रिभुज का, तो त्रिभुज की लंब की जगह क्या है, स्लिप गेज है, इसलिए हमने साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब की जगह यहाँ स्लिप गेज है तो हमने स्लिप गेज की ऊंचाई लिख दी। कर्ण, कर्ण की जगह क्या था, यह वाला हिस्सा कर्ण कहलाएगा, और यहाँ कर्ण की जगह आप देख रहे हैं, कर्ण की जगह यह हमारा बना हुआ है क्या, साइन बार, कर्ण की जगह हमारा क्या रखा गया है, यह साइन बार है, यह इसका व्हील है, तो कर्ण की जगह साइन बार है, तो इसीलिए हमने कर्ण की जगह बटा कर्ण रहेगा, तो कर्ण की जगह साइन बार है तो हमने साइन बार की लंबाई लिख दी। तो इससे आपको याद रहेगा कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब की जगह स्लिप गेज, तो स्लिप गेज की ऊंचाई, कर्ण की जगह साइन बार रखा हुआ है तो साइन बार की लंबाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए साइन बार की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे दे रखा है, अगर फिगर में ना दिख रहा हो आपको, ये थोड़ा सा क्लियर भी नहीं है, कितना लग रहा है, 200 के लगभग लग रहा है ना। चलिए अभी सॉल्व कर लेंगे तो अंदाजा लग जाएगा, थोड़ा फिगर क्लियर नहीं है, यह लगभग इसकी लंबाई 200 है। ठीक है, साइन बार की क्वेश्चन और भी आता है, साइन बार का लंबाई कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, तो साइन बार में ये जो दोनों रोलर होते हैं, यह रोलर होता है, यह रोलर होता है, तो रोलर के सेंटर, रोलर का हम लोग सेंटर निकालेंगे, तो रोलर के सेंटर की बीच की जो दूरी रहती है वही हमारा क्या कहलाता है, साइन बार की लंबाई कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या, स्लिप गेज की ऊंचाई पूछा है, स्लिप गेज की ऊंचाई कितना दे रखा है, ए दे रखा है, हमें यही निकालना है, तो साइन थीटा बराबर स्लिप गेज की ऊंचाई बटे साइन बार की लंबाई, हमें स्लिप गेज की ऊंचाई ही चाहिए, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्लिप गेज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, स्लिप गेज की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन बार की लंबाई, यही हो जाएगा, बस फॉर्मूला को हमने इधर से उधर पलट दिया। अब देखिए स्लिप गेज की ऊंचाई कितना, ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा का मान साइन 25 डिग्री है, साइन 25 इंटू साइन बार की लंबाई कितनी है, साइन बार की लंबाई 200 mm है, 200। ठीक है, साइन 25 डिग्री का मान यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ कितना है, 0.4226 इंटू 200। अब देखिए सॉल्व कैसे होगा, कभी भी जब किसी भी अंक में हम लोग गुणा करते हैं तो जितना अंक जीरो रहता है, इकाई के बगल में जितना अंक जीरो रहता है, जब उसका मल्टीप्लाई किया जाता है दशमलव वाली संख्या में, तो जितना जीरो रहेगा उस जीरो को खत्म करेंगे तो यह दशमलव है उतना ही अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो जब 2 जीरो को हम खत्म करेंगे तो यह जो दशमलव होगा 2 अंक दाहिनी साइड खिसक जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42.26 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा। जब जीरो को खत्म करते हैं जितना जीरो रहता, अगर 3 जीरो होता तो दशमलव 3 अंक दाहिनी साइड चला जाता, 4 जीरो होता तो 4 अंक दाहिने साइड खिसक जाता। ठीक है, तो जब भी गुणा करते हैं जीरो का तो दाहिने साइड दशमलव खिसकता है, और जब भाग देते हैं जीरो से तो बाएं साइड दशमलव खिसकता है, इस बात को ध्यान रखना। बस यहाँ 2 का गुणा कर लीजिए, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, दशमलव है दशमलव लगा लीजिए, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, mm में वैल्यू है तो mm में आ जाएगा, ये ए का मान आ जाएगा, और ए क्या है आपका स्लिप गेज की ऊंचाई है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट है, 84.52। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है फिलर गेज के कितने सेट होते हैं। देखिए अभी हमने पीछे क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें बता चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा कि फिलर गेज क्या होता है, कितने सेट में होते हैं, 4 सेट में होते हैं, ये भी चीज मैंने आपको पहले पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है रेडियस और फिलर गेज को बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। देखिए रेडियस और फिलर गेज का मैंने दोनों फिगर ले रखा है। इसमें क्या होता है कि रेडियस गेज का अलग फिगर होता है, सॉरी आंतरिक माप वाला जो होता है उसका अलग ब्लेड होता है, और एक्सटर्नल बाहरी माप के लिए अलग ब्लेड। यह सारा आंतरिक माप को लेगा, यह सारा ब्लेड बाहरी माप को लेगा। और जबकि एक और इसी में रेडियस गेज हमारा एक टाइप का और आता है जिसमें एक ही ब्लेड में बाहरी माप के लिए और आंतरिक माप के लिए दोनों के लिए बना होता है। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, रेडियस गेज के ही फिगर है। ठीक है, तो पूछा है रेडियस और फिलर गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं, तो इनका यूज क्या है, काम क्या है, ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो दोबारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम बेकार होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोग देख लेना, पूरा मैंने डिटेल में बताया हुआ। किसका बनाया जाएगा, तो हार्डन्ड स्टील का, क्योंकि भाई इसको जब आप बार बार यूज करोगे किसी भी जॉब को चेक करने के लिए तो ये घिस जाएगा ना। अगर नॉर्मल मटेरियल का होगा तो ये हमारा जो गेज होगा क्या होगा, घिस जाएगा। इसीलिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो जल्दी घिसे ना। तो हार्डन्ड स्टील मतलब ऐसी स्टील जो हार्ड की गई हो, कठोर की गई हो। तो कठोर होगी, हार्डनेस का गुण होगा, तो वो क्या होगा, वो जल्दी घिसेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन से भी पहचान सकते थे, जैसे कि देखिए यहाँ टूल स्टील लिखा हुआ है। ठीक है, टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील, या कटिंग जब हमारा हाथ से कटाई की जाती है ऐसे जो मटेरियल होते हैं उन्हें टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं। और एक चीज और, जो हाई कार्बन स्टील है, जो हाई कार्बन स्टील है ना, उसी को हम लोग टूल स्टील के नाम से भी जानते हैं। दोनों एक ही बात है,
दोनों एक ही बात है। तो यहाँ तो आधा यहीं से ऑप्शन आपको समझ में आया कि भाई टूल स्टील भी दे रखा, हाई कार्बन स्टील भी दे रखा, तो दो दो ऑप्शन तो सही होंगे नहीं, दोनों मतलब एक ही हो गया, इसका मतलब ये वाला होगा नहीं, दोनों गलत हो गया। लास्ट है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील होगा तो वह थोड़ा कम हार्ड होगा, तो वह जल्दी घिस जाएगा, तो इसका भी यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बचा क्या, हार्ड एंड स्टील सीट, मतलब ऐसी स्टील सीट जिसको हार्ड किया गया हो, उसी का हम लोग क्या बनाएंगे, रेडियस और फिलेट गेज बनाएंगे। क्लियर है। तो आज के वीडियो में जो हमारा 15 क्वेश्चन का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियो जो आपको कैसी लग रही है। और एक चीज और जो कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।